जय हिंद दोस्तों। आज का हम लोग का टॉपिक है भारत का उद्योग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, भारत के उद्योग से एक प्रश्न ज़रूर बनता है। इसलिए यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से और ध्यान से सुनिए। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ों के लिए ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं भारत के उद्योग किसे कहते हैं। उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाती हैं। कहने का मतलब कि जो भी रॉ मटेरियल से हम लोग जो माल तैयार करते हैं और उसको विक्रय मूल्य यानी बेचने के योग्य के रूप में ला देते हैं, उसी को कच्चे माल मतलब कि भारत के उद्योग कहते हैं। जैसे गन्ने से चीनी का बनाना, जैसे गन्ना है, अगर खेत में गन्ना उगाते हैं तो उससे चीनी का जो बनाते हैं उसी को कहेंगे कच्चे माल से पक्के माल बनाना, यानी गन्ने से चीनी का बनाकर और उसको बाज़ार में बेचना। उद्योगों का कई प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जैसे कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, खनिज प्लस तकनीकी आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में जैसे आ जाता है सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, और वैसे खनिज उद्योग में आता है लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। और खनिज तकनीकी में वायुयान निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, रेल निर्माण उद्योग आता है। वैसे ही अगर वन आधारित उद्योग की बात करेंगे तो रेशम उद्योग और कागज उद्योग, ये सारे वन आधारित उद्योग में आते हैं। तो आइए देख लेते हैं भारत में औद्योगिक नीति कैसे लाई गई। तो देखिए, भारत में औद्योगिक नीति स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में स्थापित हुई थी और भारत की दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में। तो भारत की आधुनिक और नई औद्योगिक नीति की बात करेंगे तो 1991 जो हम लोग को याद रखना इम्पोर्टेंट है कि भारत की आधुनिक और नई औद्योगिक नीति 1991 में लाई गई, जिसके 3 मुख्य अंग हैं: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब लिबरलाइजेशन, निजीकरण का मतलब प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण का मतलब ग्लोबलाइजेशन। बात किया जाए इसको शॉर्ट फॉर्म में तो हम लोग LPG शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। LPG का मतलब जो घरेलू उपयोग में लाते वो LPG नहीं, ये अलग LPG है, ठीक है। तो L का मतलब कि लिबरलाइजेशन और P का मतलब प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब ग्लोबलाइजेशन। अब उदारीकरण को समझते हैं। उदारीकरण क्या है? तो उद्योगों पर लगे कुछ प्रतिबंधों को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि जो कानूनी प्रक्रिया थी उसमें थोड़ी सी ढीली दे दी गई, उसी को कहते हैं उदारीकरण। और निजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसमें उद्योगों में प्राइवेटेड सेक्टर को एंट्री दे दी गई है। अगर बात की जाए निजीकरण की तो इसमें उद्योगों में प्राइवेटेड सेक्टरों को एंट्री दे दी गई है। और ऐसे अगर वैश्वीकरण की बात किया जाए, जिसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, तो इसका सीधा से मतलब है अपने देश के अर्थव्यवस्था को दूसरे देश के लिए खोल देना। मतलब कि अब हमारा देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करेगा और दूसरे देश हमारे यहाँ आकर व्यापार करेंगे, ये होता है वैश्वीकरण। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आते हैं भारत के लौह इस्पात उद्योग के बारे में देख लेते हैं। आयरन स्टील इंडस्ट्री, जो भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना 1874 ईस्वी में बराक नदी के किनारे कुल्टी
जो आसनसोल यानी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। बाद में फ्रंट के अभाव में यह कंपनी बंद हो गई और बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और इसके बाद इसका नाम बदलकर बराक आयरन वर्क्स कर दिया। अब इसका नाम बदल के बराक आयरन वर्क्स कर दिया क्योंकि ये बराक नदी के किनारे था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना कौन था, जिसको हम कहते हैं टिस्को, यानी टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा द्वारा झारखंड के साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। और वहीं पे दूसरे इंडस्ट्रीज की बात किया जाए तो वो है इसको, मतलब कि इंडियन आयरन और स्टील कंपनी। तो इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हरिपुरा नामक स्थान पर की गई। बाद में कुल्टी, हरिपुरा, वर्णपुर स्थित संयंत्रों को भी इसी में मिला दिया गया था। ठीक है, अब आ जाते हैं लौह इस्पात उद्योग जो स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुआ और ये इम्पोर्टेंट की मतलब कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही बार एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो वो देखिए इसे क्या एग्ज़ामों में क्वेश्चन बनता है, जैसे इससे क्वेश्चन बनता है, पहले इसको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, पहले इसको एक बार ऐसे ही पढ़ लीजिए। देखिए इसमें क्या है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया भिलाई लौह इस्पात उद्योग जो 1955 में छत्तीसगढ़ में स्थित है, भिलाई लौह इस्पात उद्योग, और ये सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी तो भारत में लौह इस्पात कारखाना 3 स्थापित किया गया था, भिलाई लौह इस्पात उद्योग, दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग और राउरकेला लौह इस्पात उद्योग। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। तो देखिए भिलाई लौह इस्पात उद्योग सोवियत संघ यानी रूस, यानी सोवियत संघ मतलब पहले 15 देश शामिल थे जिसमें रूस बड़ा देश था और अभी भी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है, लेकिन जब 15 देश शामिल थे तो उनका नाम सोवियत संघ था, अब रूस उसका नाम है। ठीक है, दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग तो ये ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था 1956 में, और राउरकेला लौह इस्पात उद्योग जो 1959 में उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ था। वैसे ही बोकारो स्टील प्लांट 1964 में झारखंड में सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। तो आइए इसको देख लेते हैं कि इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बार बार एग्जामों में देखने को मिलता है। जैसे पूछेगा कि भिलाई लौह इस्पात उद्योग है किस राज्य में या किस देश की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी, तो ज़्यादा किस देश की सहायता से स्थापना हुई थी वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए भिलाई लौह इस्पात यानी भिलाई और उसके बाद बोकारो है, तो भिलाई से जैसे कोरिलेट करेंगे, भिलाई भलाई एक जैसा दिख रहा है, और उसके बाद बोकारो को बेकार से संबंधित कर लेंगे। तो भारत की स्थिति जब भी बेकार हुई है, यानी मान लेते हैं कि 1971 में भारत की स्थिति थोड़ी सी बेकार थी, पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, तो उस समय रूस ने भारत की सहायता की। तो इस तरह से इसको कोरिलेट कर लेंगे कि भिलाई और बोकारो दोनों ही इस स्टील इस्पात कारखाना रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक वैसे ही दुर्गापुर लौह इसको देख लेंगे, दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग को, तो यह ब्रिटेन की सहायता से। तो देखिए दुर्गापुर यानी दुर्गा से दुर्गा माँ से कोरिलेट कर लेंगे, तो दुर्गा माँ के हम मानते हैं 10 हाथ होते हैं, तो 10 हाथ होते हैं यानी 10 हाथ, यानी ब्रिटेन लास्ट में 10 आ रहा है, यानी दुर्गा के 10 हाथ यानी 10। तो दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग ब्रिटेन की सहायता से। वैसे देखिए राउरकेला है, तो राउर के लास्ट में केला आ रहा है और ये जर्मनी की सहायता से, यानी लास्ट में मनी आ रहा है। तो अगर आपको केला खाना है तो पास में क्या रहना चाहिए, मनी रहना चाहिए। तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से।
या इसको और भी दूसरे तरीक़ा से याद कर सकते हैं, जैसे राजा, राजा से जैसे र से राउरकेला और ज से जर्मनी हो सकता है, ऐसे भी इसको याद रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा और दो हैं जिनको आपको याद रखना ज़रूरी है, और वो हैं सलेम स्टील प्लांट जो तमिलनाडु में है, और विशाखापट्टनम तो कई बार एग्जामों में पूछा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश में, जो भारत का पहला तटवर्तीय इस्पात कारखाना लगाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब आते हैं सूती वस्त्र उद्योग में। तो आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप पोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही थी। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 में मुंबई में कासवा सजी डावर द्वारा खोला गया। तो यहाँ से इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत में पहला सफल आधुनिक कपड़ा कारखाना कब खोला गया था, तो 1854 ईस्वी में, इसको याद रखेंगे। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है जो सीधा ही वन लाइनर के तहत में पूछ लिए जाते हैं, जैसे मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के सूती वस्त्र उद्योग या उपनाम किसको जानते हैं, तो मुंबई को। वैसे ही कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है, या भारत के यानी संपूर्ण भारत का भी मैनचेस्टर कहा जाता है, तो अहमदाबाद बताते हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं जूट के बारे में। तो देखिए, जूट उद्योग यानी जूट इंडस्ट्री, तो सोने का रेशा यानी गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट के रेशे से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगर इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया था। अब देखिए, जो 1855 है, कई सारी बुकों में 1859 दिया है। ठीक है, तो ये 1855 हमने लिया है क्योंकि एनसीईआरटी में 1855 दिया है, और एनसीईआरटी के माध्यम से ही सारे एग्ज़ाम में आंसर दिया रहता है, और उसी को एग्ज़ाम मानते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, एनसीईआरटी में ये दिया है, पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया, जो 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें जो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश अब का पूर्वी पाकिस्तान था, तो वहाँ में उसमें चला गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में है, और ढाका अच्छी तरह से जानते हैं कि ढाका कहाँ पे है, तो वो बांग्लादेश की राजधानी है। बात करते हैं एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम इंडस्ट्री की। तो भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था, और भारत के प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को जो खोली गई थी। तो बाल्को का फुल फॉर्म होता है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो कोरबा यानी मध्य प्रदेश एवं कोयना महाराष्ट्र में सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से खोली गई थी। वैसे ही हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, यह रेणुकूट यानी यूपी में, इसलिए ये ज़्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये यूपी में है। तो रेणुको यूएसए की सहायता से खोली गई थी। तो इसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, यूपी में भी यू आ रहा है और यूएसए में भी यू आ रहा है, तो इसको ऐसे कोरिलेट कर लेंगे, या इसको ऐसे भी कोरिलेट कर लेंगे कि यूएसए ज़्यादा पावरफुल देश है, तो वह कूट देगा, यानी रेणुकूट कूट देगा यानी यूएसए। तो हिंडाल्को रेणुकूट यूपी में है, जो यूएसए की सहायता से स्थापित किया गया था। वैसे नाल्को देख लेंगे,
जो दामनजोड़ी उड़ीसा यानी फ्रांस की सहायता से स्थापित किया गया था। नालको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब देख लेते हैं वायुयान निर्माण उद्योग। जो देश में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। इस समय इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हॉल के नाम से जाना जाता है। जलयान निर्माण उद्योग की बात किया जाए तो पहला कारखाना 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। बाद में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम दिया गया। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा रेलवे के जो उपकरण से थोड़ा सा क्वेश्चन आता है जो वन लाइनर के तहत, तो उसको देख लेते हैं। जैसे पूछता है पहिया और एक्सेल कहाँ बनाया जाता है, तो बेंगलुरु में। विद्युत इंजन कहाँ बनाए जाते हैं, तो चितरंजन में। वैसे ही इंट्रीगल कोच तो चेन्नई के पेरम्बदूर में। दिल्ली इंजन डीजल इंजन तो वाराणसी में। रेल कोच कपूरथला में। आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली में। तो ये क्वेश्चन एग्जामों में वन लाइनर में ही पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको कवर किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आगे चीनी उद्योग। जो भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना की हुई है। अगर चीनी की बात किया जाए, चीनी उद्योग तो भारत का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर चीनी मिल की अधिकतम बात की जाए कि चीनी मिल सबसे अधिक किस राज्य में है, तो वो है महाराष्ट्र में। इसको याद रखिएगा और ये सन जरूर याद रखिएगा कि चीनी मिल की पहली बार भारत में स्थापना 1903 में बिहार में की गई थी। बात किया जाए सीमेंट उद्योग की, तो भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया, जो असफल रहा। मद्रास समझ रहे हैं, मद्रास जो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे लगाया गया था, जो असफल रहा। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 या 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाना की स्थापना की गई, जिसमें 1914 से उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यानी भारत में सीमेंट उद्योग 1904 में मद्रास में लगाया गया, लेकिन वो असफल रहा। लेकिन जब से उत्पादन शुरू हुआ, वो कौन सा सन था, तो 1914 था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। थोड़ा आगे बात किया जाए रासायनिक उर्वरक के बारे में, तो भारत में उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया। और भारत में अगर बात की जाए उर्वरकता की खपत की, तो पंजाब राज्य है जो पहले स्थान पे आता है। यानी भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरकता खपत में पंजाब पहले स्थान पे आता है और हरियाणा उसी से सटा हुआ है, तो हरियाणा दूसरे स्थान पे और आंध्र प्रदेश जो है तीसरे स्थान पे आता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए तो चमड़ा उद्योग है और रेशम उद्योग है। तो चमड़ा उद्योग देख लीजिए, लेदर इंडस्ट्री। जो भारत में चमड़ा उद्योग के मुख्य केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलुरु है। कानपुर चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यह जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत में अगर कानपुर की बात किया जाए तो चमड़ा उद्योग के लिए थोड़ा मशहूर है और यहाँ पे जूता बनाया जाता है और इसके लिए प्रसिद्ध है। अगर बात की जाए चमड़ा अनुसंधान की, तो वो याद रखिएगा चेन्नई में है। बहुत लोग गलती करते हैं, कानपुर लगाते हैं, तो ध्यान रखिएगा चेन्नई में है। बात किया जाए रेशम उद्योग की, तो भारत चीनी के बाद प्राकृतिक रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और यह प्राकृतिक रेशम की सभी 4 किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। जैसे सहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। जैसे चाइना भी रेशम का उत्पादन करता है और विश्व में पहले स्थान पे है, लेकिन वो 4 प्रकार की किस्मों का उत्पादन नहीं करता है। और भारत है तो चारों प्रकार की रेशम का उत्पादन करता है।
बात किया जाए देश में सबसे अधिक राज्य की प्रतिशतता के हिसाब से तो कर्नाटक देश है जो 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होती है। बात किया जाए प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में तो एक एक करके देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या आता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था? तो याद है ना, कहाँ पे था? कुल्टी, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तट आधारित संयंत्र एक ही जगह स्थित है और वो है विशाखापत्तनम, जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दुर्गा के कितने हाथ? 10 हाथ। 10 हाथ को इंग्लिश में 10 बोलते हैं, यानी ब्रिटेन, यानी दुर्गापुर और लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी? तो राउरकेला, अब लास्ट में क्या रहा है? केला। तो केला खरीदने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। तो मनी यानी जर्मनी की सहयोग से स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो भिलाई यानी भलाई, तो कौन भलाई करेगा भारत की? तो रूस करेगा, यानी भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? रूस की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो वो कौन सा शहर था? तो वो था कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को। और वहीं उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलता तो कानपुर लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो है, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो अगर भारत से कंपटीशन करने वाला देश कौन सा है? तो वो है बांग्लादेश, यानी भारत के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन देश है? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं, यानी तो अभी पढ़े, यानी पहले नंबर पे पंजाब और दूसरे नंबर पे हरियाणा, उसके बाद आंध्र प्रदेश पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, यानी पंजाब राज्य है जो उर्वरक के सबसे अधिक उपयोग करता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1907 में। ठीक है, याद रखिएगा 1907 में। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे और इसको देख लीजिए, झारखंड में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी। तो झारखंड का क्रिकेट खेलने वाला कौन सा मशहूर खिलाड़ी है? तो धोनी के टी शर्ट पीछे देखेंगे तो 7 लिखा है, 7 यानी 1907, ऐसे कोरिलेट कर लेंगे तो याद रहेगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है पूर्व का बोस्टन किस, और फिर है सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो है कानपुर। और वहीं पे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो कोयम्बटूर। और सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, और पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को बोला जाता है। तो इस तरह से ये मिलान हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ये रिपीट ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।